नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी या पीसीएसजे या एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपके जो है इन्वायरमेंटल लॉ, जो कि इन्वायरमेंटल लॉ है, उससे जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक ही क्लास में जो जैसे हम लोग जो है चलाते हैं आपके बीच में मैराथन क्लासेस। तो ये मैराथन क्लासेस है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया लेबर लॉ का पढ़ाया है, इसके बाद एविडेंस लॉ का पढ़ाया, ऐसे ही जो है आप लोग को मैं इसमें मैं इन्वायरमेंटल लॉ में भी पढ़ाऊँगा। फिर आगे भी ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे उस हिसाब से मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोग के बीच में। ठीक, तो वादा किया हूँ निभाऊंगा। तो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से देखिएगा, पूरा आपके जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको इससे जो है अलग अलग करके पढ़ना होगा तो उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसको जा करके देख लीजिएगा। आपको अलग अलग टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, अलग अलग वीडियो। बाकी आपको मैराथन पढ़ना होगा तो आप जो है करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जो है पूरा इन्वायरमेंटल लॉ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीच में कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे साथ जुड़ें। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक है क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण जिसे हम लोग कहते हैं। तो प्रदूषण क्या होता है ये जान लीजिए सबसे पहले। देखिए, प्रदूषण एक हिंदी शब्द है जो प्रदूषण को संदर्भित करता है, विशेष रूप से औद्योगिकीकरण, परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण ही जो है प्रदूषण कहलाता है, जो कि ये मनुष्यों और जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। यही जो है यही जो हम लोग जो है इसे ही हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं, इसे हम प्रदूषण कहते हैं। जो कि किसको जो है मेन पॉइंट जान लीजिएगा कि मनुष्य को, जानवरों को और प्राकृतिक को, मतलब जो पेड़ पौधों को नष्ट कर सकते हैं ये पॉल्यूशन, ये प्रदूषण। इसीलिए जो है हम लोग इसे ही पॉल्यूशन कहते हैं, इसीलिए इसी को ही हम लोग जो है प्रदूषण कहते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रदूषण की परिभाषा जानिए। तो परिभाषा क्या दिया गया, इसका डिफिनीशन। प्रदूषण पदार्थों या ऊर्जा के पर्यावरण में उपस्थित या परिचय को संदर्भित करता है। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रदूषण होगा वो पदार्थों या पर्यावरण में जो उपस्थित हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसी को संदर्भित, उसी को जो है देख करके चीज़ें होते हैं, जो विशेष रूप से जीवित जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण पर हानिकारक या अप्रिय प्रभाव डालता है। मतलब हानिकारक मतलब और अप्रिय प्रभाव डालता है, मतलब बहुत गलत प्रभाव डालता है, बहुत गलत इफेक्ट डालता है जो कि पर्यावरण पे हमारे। इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हो सकते हैं। इसमें ये सब सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अगर जल में जो प्रदूषण रहेगा, जल को अगर तो कोई मनुष्य पिएगा, कोई जानवर पिएगा तो उन्हें नुकसान होगा। अगर आप लोग को बता दूं कि वायु प्रदूषण, हवा में प्रदूषण हो, तब भी जानवर या कोई इंसान सबको नुकसान होगा। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर ध्वनि में कोई चीज़ है तो ध्वनि भी बहुत बहुत ज़्यादा शोर हो रहा, तब भी मनुष्य को परेशानी होगी, तभी जानवर को परेशानी होगा। तो इसमें यही 2-3 लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होंगे। आगे देखिए, प्रदूषण के प्रकार जानिए, इसके काइंड्स कितने होते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार हैं जिनमें निम्न शामिल है। देखिए, पहला नंबर है वायु प्रदूषण। अब हानिकारक पदार्थों जैसे रसायन, कण पदार्थ और जैविक अणुओं द्वारा वायु का संदूषण होता है, इसे ही जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, रसायन, अपशिष्ट और सीवेजी जैसे पदार्थों द्वारा नदियों, झीलों और महासागरों जैसे जल निकायों का प्रदूषण होता है, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण जानिए, ये रसायनों और अन्य हानिकारक पदार्थों द्वारा मिट्टी का संदूषण जिसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए मिट्टी पर निर्भर पौधों और जानवरों को नुकसान हो सकता है, ये भी जानिए, इसे आप लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण जानिए, चौथा पॉइंट है पर्यावरण में अत्यधिक जो है कष्टप्रद और हानिकारक शोर का स्तर जो सुनने की क्षति का कारण जो है बन सकता है और संसार, नींद और अन्य गतिविधियों के में बाध उत्पन्न कर सकता है, इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सही बात है भाई, आवाज़ करोगे, शोर मचाओगे, पूरा जो है ध्वनि प्रदूषण होगा ही। अब हार्न बजा रहे हो, अब कोई सोया हुआ है या कुछ हुआ है, कोई डीजे बजा रहा है, तो दिक्कतें हो सकती है आम इंसान के लिए। अगला पॉइंट है प्रकाश प्रदूषण जिसे हम लोग कहते हैं। पर्यावरण में अत्यधिक और अनावश्यक रहते प्रकाश जो प्रकाश और अंधेरे के प्राकृतिक पैटर्न में हस्तक्षेप कर सकता है और जो है आप लोग को बता दूं वन्य जीवन के व्यवहार को बाधित कर सकता है, उसे ही वायु जो है प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। मतलब उजाला का प्रदूषण, ये जो आपके लैंप चलते हैं, आपके बल्ब जलते हैं, इससे भी प्रदूषण होते हैं, ज़्यादा जलने से भी।
प्लास्टिक प्रदूषण यानी पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण जो है कचरे का जमाव या अन्य वन्य जीवों और उनके आवासों का नुकसान पहुंचा सकता है और प्रदूषण के अन्य रूप में भी योगदान देता है, ये भी कहा गया। इसे ही प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। ये मौजूद विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में कुछ उदाहरण हैं, जो कि 4-6 मैंने बता दिया, और जो है इसमें बहुत है ऐसे, लेकिन ये 4-6 पॉइंटें आपके लिए बहुत ही बड़े। प्रदूषण को रोकने का उपाय जानिए। इसमें निम्न उपाय है। निजी वाहनों का उपयोग कम करें और सार्वजनिक परिवहन जो है कार पूलिंग या बाइकिंग पर जो है स्विच करें। घरों और व्यवसायों में ऊर्जा जो है दक्षता को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट, कम करने जो है पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण सहित जो है उचित अपशिष्ट प्रबंधन करना, ये तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत के जो है उपयोगों को प्रोत्साहित करें। औद्योगिक उत्सर्जन पर जो है कड़े नियमों को लागू करें और गैर अनुपालन के लिए जो है दंड लागू करें, ये भी हो सकता है। इससे जो है बच सकते हैं हम लोग। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें और हरित स्थानों की सुरक्षा करें, इससे भी बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। अगला नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाएं, ये है आपका 8 पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जानिए, 9 नंबर। तो अगला पॉइंट देखिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश करें। और नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करें, ये भी एक पॉइंट है। ये 10 पॉइंटें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बस इतना ही पोल्यूशन के बारे में था। इतना आप लोग अगर लिख करके चले आएंगे तो 110% कह रहा हूँ बढ़िया नंबर लेके आएंगे। और अब नेक्स्ट हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में बना था, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसे जानिए, लास्ट में रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आपको, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी में, तो आप लोग ज़रूर जो है वहाँ लिख करके मेंशन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करें। इन्वायरमेंटल जो आप लोग का जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। ये मई 1986 में पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। अब आपको ये पता चल गया। इस एक्ट में 26 खंड और 4 अध्याय, मतलब 26 जो है धारा और 4 अध्याय में ये एक्ट बांटा गया है। बेसिक डिटेल आप लोग जान लीजिए। अब जान चुके हैं। अब आप आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों पारित किया गया, ये भी इसका कोई वजह होगा, कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्ट होगा। भाई क्यों पारित किया, कोई कानून बनता है तो वो क्यों होता है, क्यों शब्द जरूर आता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तैयारी करने के लिए, आगे सेमेस्टर निकालने के लिए, या आपको जानकारी के लिए, तो ये ज़रूरी होता है। इस अधिनियम को भारत में 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस रिसाव की वजह से आपदा हुई थी। उसके फलस्वरूप भारत में भी पर्यावरण से संबंधित कड़े कानूनों की बात उठने लगे थे लोग। जो है जो ये भोपाल गैस, आप लोग इसको पढ़ेंगे अगर आप लोग ला के स्टूडेंट, बहुत फेमस है। जो गैस जो मतलब दग जाता है, तो उसी से जो है ये इस अधिनियम को लेकर के जो है मतलब यहाँ भी मांग होने लगी, इसीलिए यहाँ भी लागू हुआ। तत्पश्चात भारत सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आई। यह अधिनियम मेरे भाई, यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, जो कि जून 1972 में जो स्टॉकहोम में हुआ था और जिसने भारत ने भाग लिया था, और साथ ही यह निश्चय भी किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। मतलब इसी में से जो है मीटिंग हुई थी इस जगह पर, जो है यहीं पर जो है सभी लोगों का जो है राय हुआ, और ये हुआ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया भी उसमें जो है भाग ली थी कि अब जो है इस पर कुछ ना कुछ कानून बनेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये जानिए। इसके मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है, और वे मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मानव और अन्य जीव, प्राणियों और पौधों और संपत्ति के खतरों को रोकथाम से संबंधित। इसका यही उद्देश्य है कि सही से मतलब पॉल्यूशन मतलब उतना अच्छे तरीके से ना फैले,
और बच्चे और जैसे हुए, इसके बाद जो है मानव जितने भी पर्सन हैं ह्यूमन बीइंग, वो लोग अच्छे से रहें। इसके बाद जितने भी जो है आप लोग के जो है जानवर हैं, ये भी जितने भी चिड़ियाँ हैं, ये सब लोग अच्छे तरीके से, जितने भी पौधे हैं ये लोग भी अच्छे से रहें। इसका मेन उद्देश्य यही है। इस अधिनियम में देखिए उम्ब्रेला लिस्टिलेशन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसने भारत में पर्यावरण के नियंत्रण की व्यवस्था के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, जिसमें उद्योग, निर्माण कार्यों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों, समुद्री या जलीय जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों आदि सभी को कवर करता है ये अधिनियम। इतना सब और सब है, मतलब इसमें नाम नहीं दिया गया है, इतना मान लीजिए, इतना जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये अधिनियम अन्य पर्यावरण संबंधी कानूनों जैसे जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विभिन्न अथॉरिटीज के बीच जो है समन्वय का भी जो प्रावधान करता है ये अधिनियम, ये भी जान लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की मुख्य धाराएं और विशेषताएं जान लीजिए, इसके सेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, इसकी जो विशेषता क्या है। तो इस अधिनियम के धारा फर्स्ट में इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार और समय दिया गया है, आपको पता होगा। और ये जनरल बात है कि सर कोई भी जो है कानून, कोई भी एक्ट होता है तो इसमें फर्स्ट सेक्शन में यही दिया जाता है। दूसरा नंबर देखिए, इस अधिनियम की धारा 2 में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, और सब जितने भी कानून, जितने भी एक्ट बने, सब में जो है सेकंड नंबर परिभाषा नहीं है तो सेकंड धारा नंबर सेकंड याद करिए। जैसे केंद्र सरकार की शक्तियाँ, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी, ये सब सारी चीज़ें दिए गए हैं। तीसरा नंबर दिया जो इस केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं इसमें सेक्शन नंबर 3 में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जो है उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे जो है क्रियान्वित करना, ये सब सारी चीज़ें दिया गया सेक्शन नंबर 3 में। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर जो है मानक निर्धारित करना, ये भी दिया गया। दूसरा पॉइंट तीसरा है, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण जो है प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है मेरे भाई। और आगे अगला पॉइंट इसमें दिया गया, उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी उद्योगों के समूह या ऐसे प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा हो, उस पर जो है यहाँ रोक लगेगा। अब ये 3 था। अब सेक्शन नंबर 4 देख लीजिए, केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। जब कोई ज़रूरत लगेगी, कोई दिक्कत होगी, तो केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है सेक्शन नंबर 4 में, जो है कि वो जो है जो अधिकारियों को नियुक्त, मतलब विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, और भी अधिकारी नियुक्त कर सकती है, और उन्हें संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य सौंप सकती है। 5वां नंबर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है, ये भी है, इनके पास पावर है। जैसे कि किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने या उसके जो है निषेध या विनियमन करने की शक्ति, ये भी है आप लोग का। अगला पॉइंट इसमें, बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की जो आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति भी है। धारा 6 देख लीजिए, प्रदूषक उत्सर्जन और प्रतिबंध दिया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति का संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी। धारा नंबर जो है आप लोग का देखिए 8 में, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन, कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा, ये भी चीज़ इसमें कहा गया है। अब धारा नंबर 10 में देख लीजिए, प्रवेश निरीक्षण की शक्तियाँ, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता के साथ निम्नलिखित कार्यों से प्रवेश करने का अधिकार होगा, ये जान लीजिए। नीचे इसके पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश, अधिसूचना और निर्देशों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु, अगर कोई अधिनियम जो इस धारा में दिया गया है, इसके तहत अगर कोई निरीक्षण करना हो, किसी की जांच करना है, तब आप लोगों को ये अधिनियम के अंतर्गत आना है, कोई आदेश दिया हो। अगला पॉइंट है, वह किसी भी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जाँच और यदि आवश्यक हो तो जब्त करने के लिए के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक, इसमें भी कहा गया है जितने भी रजिस्टर, जितने भी डॉक्यूमेंट, ये सब एविडेंस के तौर पर है, ये जो है जब्त भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए क्या लिखा गया है इसमें 9 नंबर, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना अधिनियम के, इस अधिनियम के धारा 12
के अनुसार केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, जान लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशालाएँ स्थापित की बात की जा सकती है। ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना, ये है पॉइंट। केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने के लिए वाले जो है नियम बनाने का भी अधिकार है। 10 नंबर देखिए, धारा नंबर 13 इसमें दिया है। धारा नंबर 13 में जो है सरकारी विश्लेषक की जो है नियुक्ति के बारे में बात कह रहा है ये सेक्शन। और किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्त कर सकती है तथा धारा 14 में सरकारी विश्लेषकों द्वारा रिपोर्ट का प्रावधान भी है, इसमें दिया गया सेक्शन नंबर 14 में। अगला पॉइंट देखिए 11 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 में अपराधों के लिए दंड दिया गया है। अगर कोई दिक्कत, कोई क्राइम कर रहे हैं, आप कोई अपराध कर रहे हैं तो इसमें दंड भी। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करना और उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। EPA 1986 के तहत किसी भी अपराध का दंड 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 5 साल का जो है दंड हो सकता है या जो 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि इसके बाद भी प्रावधानों का उल्लंघन जारी रहता है तो उसके लिए सज़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर उसके बाद भी अगर दोबारा उसी चीज़ पे गलती कर रहे हैं तो आप सज़ा आपकी और बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट 12 नंबर, इस अधिनियम के धारा 16 में जो है कंपनियों द्वारा अपराध का प्रावधान है। यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जब तक यह साबित ना हो जाए कि अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त हुए प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है दोषी माना जाते हैं मेरे भाई। जब तक अपराध प्रूफ नहीं होगा तब तक जितने भी कंपनी के जो लोग रहेंगे वो लोग दोषी माने जाएंगे, जब तक कोर्ट में नहीं प्रूफ होगा मेरे भाई। अगला पॉइंट है 13 नंबर, धारा जो है 17 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध के प्रावधान है। यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा मेरे भाई। अगर इसके तहत जो जैसे कंपनी है आपकी, बाय द वे आपके कंपनी है और कंपनी में कोई भी जो है जितने भी जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी कोई क्राइम कर देता, अपराध कर देता, तो ये जो कंपनी के मालिक आप हैं, डायरेक्टर हैं, आप उस जो है दोषी माने जाएंगे। उस अपराध को की माना जाएगा कि आपने ही किया है, क्योंकि भाई आपके अंदर वो काम कर रहे हैं, आपका काम उन्हें देखना। अब आप कोई भी गलती करेगा तो आप ही पकड़े जाएंगे, यही चीज़ होता है। धारा 18 में विभाग के प्रमुख अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की सज़ा की जा सकती तथा तदनुसार दंडित भी किया जा सकता है। देखिए धारा नंबर 19 में अपराधों के संज्ञान है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा ना की गई हो। शिकायत तो आप लोग का कोई संज्ञान नहीं रहेगा। जैसे कि केंद्र सरकार है उसकी ओर से कोई प्राधिकरण, एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार है उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो, ये पॉइंट दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें थी मेरे भाई। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट पोल्यूशन एंड जो है कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अवलोकन। मतलब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा। अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संबंधित राज्य के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देख रेख में काम करता है। ठीक, ये चीज़ प्रत्येक व्यवसाय के लिए, चाहे वह नया हो या मौजूदा व्यवसाय की जो है गतिविधियों को चलाने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप जो है चाहे नया हो चाहे पुराना हो तो आपको जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आपको जो है वो जो उसको चलाने के लिए जो है आपको जो है प्रदूषण करने के लिए तो आपको वहाँ जो है एक कागज़ बनवाना पड़ेगा, आपको वहाँ से अप्रूवल करवाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसकी विधायी ढांचा देखिए, ऐसे कई कानून हैं जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों को नियंत्रित करते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1981, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम
जो आप लोग का 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्देश्य जानिए। इसके उद्देश्य हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं पॉइंट वाइज, आप लोग देखिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और उपभोक्ताओं, अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को फैलाना, ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए आम जनता को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे पेपर बैग, सार्वजनिक परिवहन, SFL आदि के उपयोगों के लिए प्रोत्साहित करना। बोर्ड के कार्य जान लीजिए। बोर्ड के कार्य नीचे दिए गए हैं। वायु अधिनियम 1981 में जल अधिनियम 1974 के अनुसार बोर्ड के मुख्य कार्य में वायु और जल प्रदूषण के रोकथाम, उन्मूलन और नियंत्रण शामिल हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों और उद्योगों को जो है कोऑपरेटिव पर्यावरण जिम्मेदारी CER की पूर्ति में सहायता करना है, ये भी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल की पर्याप्तता सहित पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से NOC जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे, ये भी होना चाहिए जो NOC होता है। परिवेशी वायु की गुणवत्ता का आकलन होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें अंतर्देशीय सतही जल की गुणवत्ता का आकलन होना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधान के तहत सहमति जारी होना चाहिए। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण जो अधिनियम 1974 की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के तहत सहमति जारी करना जरूरी होता है, ये भी अगला पॉइंट है। जब जल जो है आपका उपकार अधिनियम 1977 के प्रावधान के तहत जल उपकार का संग्रहण और मूल्यांकन होना चाहिए। नगर पालिका और औद्योगिक प्रदूषण स्रोतों का आकलन और पहचान और नियंत्रण जरूरी होता है। जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना या प्रदूषण नियंत्रित प्रौद्योगिकी का विकास होना, ये अगला पॉइंट है। उत्सर्जन और प्रवाह मानकों की अधिसूचना, नेक्स्ट पॉइंट है। बकायेदारों के विरुद्ध कानून कार्रवाई करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं पॉइंट पर। बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम 1988 लागू होना या खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1989 के तहत प्राधिकृत जारी करना, ये भी हो सकता है। खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 के तहत अनसाइट संकट प्रबंधन योजनाओं, पृथक भंडार आदि की पहचान करना, ये भी होना चाहिए। राज्य प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड में व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, ये देखिए। SPCB के तहत उद्योगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात लाल, नारंगी, हरा, सफ़ेद। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यवसायिक गतिविधियों के ये तो आपको बता दिया। जैसे घटते क्रम में प्रदूषण सूचकांक स्कोर के बाद, यानी लाल रंग का प्रदूषण सूचकांक सबसे अधिक है और सफ़ेद रंग का सबसे कम है। प्रदूषण सूचकांक स्कोर उद्योगों द्वारा उत्पन्न जो है प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है। देश भर में औद्योगिक क्षेत्रों को वर्गीकृत करने में एक रूपता लाने के लिए उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसलिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को वायु और जल अधिनियम के तहत संचालन की सहमत CTO और स्थापना की सहमत CTE के लिए आवेदन करना होगा। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है नई अंतिम सूची के अनुसार वर्गीकरण नीचे दिया गया है, ये जानिए। लाल श्रेणी 85 उद्योग, ऑरेंज जो है 73 और हरित 86 और नई शुरू की गई श्रेणी 100 से अधिक, ये होना चाहिए। संस्थाओं को NPCB, CTE और CTO प्राधिकरण लेना आवश्यक होता है। निम्नलिखित संस्थाएं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने का हकदार है, ये जानिए कौन कौन से। जैसे हम लोग कहते हैं ट्रेडर, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, विनिर्माण संस्थाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं या कचरा प्रबंधन संस्थाएं, ये सब सारी चीज़ें जो है अप्रूवल ले सकते हैं।
संस्थाओं को एनसीबी, सीटीई, सीटीओ प्राधिकरण लेना आवश्यक है। ये तो आपको पता है मेरे किस स्टेज में है, जिसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, ये भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संस्थाएं, ये भी है इसमें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति जारी करने के लिए पात्रता होना, ये मानदंड होना चाहिए। राज्य बोर्ड की सहमति जारी करने के लिए पात्रता मानदंड है, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई का स्थान। EMPD 2001 के अनुसार गतिविधि की अनुमति, यदि आवश्यक हो तो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली ECS, प्रवाह उपचार संयंत्रण ETP की स्थापना होना चाहिए। DG सेट और उनके ऊपर लगे जो है बाड़ों की स्थित होना चाहिए। निरीक्षण के समय निष्कर्ष नारंगी सटी के मामले में ये भी हो सकता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CTE, CTO प्राधिकरण का महत्व देखिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट है नया उद्योग स्थापित करना या मौजूदा उद्योग को जारी रखना, या नया बिजली कनेक्शन लेने या उनसे जारी रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नए जल कनेक्शन या उसे जारी रखने के लिए। नगर पालिका के प्राधिकारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है नगर पालिका लाइसेंस की नवीनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग हाउस लाइसेंस की नवीनीकरण प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है से अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के लिए। फायर NOC और इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी इसमें ये सब पॉइंटें हैं, ये ज़रूरी है मेरे भाई। प्राधिकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए, जानिए। परियोजना के स्थान को फोटो, परियोजना के स्थान का लेआउट, विनिर्माण विधियों और कच्चे माल के विवरण के साथ परियोजना का रिपोर्ट होना चाहिए। निवेश का प्रमाण होना चाहिए आपको, और पर्यावरण संबंधी जो है आपका कर्तव्य होना चाहिए। फार्म में NOC अनुपालन रिपोर्ट, सहमति की शर्तें होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपशिष्ट जो है उपचार संयंत्र या एड आइन प्रदूषण नियंत्रण के का पूरा होने का प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। पर्यावरण जो है मंजूरी मानदंडों का अनुपालन होना चाहिए। GST प्रमाण पत्र जरूरी है। इकाई का अधिकृत पैन कार्ड होना चाहिए। साइट के स्वामित्व प्रमाण होना चाहिए। बिजली बिल, पानी बिल, ये ऐसा होना चाहिए। प्लस आपका आधार कार्ड की प्रति को आद्यंत मोबाइल नंबर से जुड़ी होनी चाहिए। आधार कार्ड की जो है मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप है तो उनका होना चाहिए, कोई कंपनी है तो उनका होना चाहिए। प्राधिकरण पत्र जो है पत्र कंपनियों के लिए लागू। नगर पालिका उद्योग लाइसेंस, फैक्ट्री व्यापार स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, यूनिट का पंजीकरण प्रमाण। कुल परियोजना लागत के लिए जो है CA पत्र होना चाहिए। और परियोजना की साइट योजना और खाद्य व्यवसाय की जो है SSI के लाइसेंस होना चाहिए। ये सब पॉइंटें ज़रूरी है मेरे भाई, तभी आप जो है एक जगह पर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए NCBC लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जान लीजिए। आवेदक को जो आवश्यकता दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फिर इसके बाद बोर्ड आवेदन के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद लाइसेंस प्रदान करेगा। राज्य प्रदूषण विनियमन आपका नियंत्रण बोर्ड CTI और CTO को प्राधिकरण बाध्यता देखिए। ऑरेंज श्रेणी के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण CTE और CTO प्राधिकरण अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। हालांकि इसे ग्रीन श्रेणी के तहत 10 साल और ग्रीन श्रेणी के लिए 15 साल के लिए भी जारी किया जा सकता है, ये भी है। यदि व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बदलाव होता है तो आवेदक को PCB के साथ एक नया CTE CTO दाखिल करने का प्राधिकरण नवीनीकृत करना होगा मेरे भाई, अगर नया कुछ होता है उसमें चेंजिंग, ये सब सारी चीज़ें। तो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। और ये इसमें भी एक एक्ट है, जैसे आप लोग को लेबर लॉ में एक्ट पढ़ना पड़ता था, इसमें भी एक एक्ट है जो कि आप लोग का नाम है भारतीय वन अधिनियम, मतलब जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ये एक्ट बना था, ये कानून बना था। इसी को हम लोग देखेंगे फुल डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके। मुश्किल है समझना, एक बार अगर अच्छे तरीके से समझ गए मेरे पढ़ाए हुए तो आप जो है 110% अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम में बढ़िया से बहुत अच्छे तरीके से जो है लिख करके आएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए वन अधिनियम 1878 को अधिक प्रभावी और अधिक व्यापक बनाने के लिए 1927 में एक नया वन अधिनियम पारित किया गया, जिसने जो है पिछले सभी कानूनों और विधानों को निरस्त कर दिया। नए अधिनियम में 13 अध्याय और 86 खंड है पूरी तरह से शामिल थे। इस अधिनियम के उद्देश्य जानिए, इसके एम क्या है। वनों से संबंधित कानूनों को समेकित करना, और दूसरा पॉइंट है वन उपज के जो है पारगमन का विनियमन
और तीसरा पॉइंट है लकड़ी और अन्य वन उपज पर शुल्क लगाना। और चौथा पॉइंट है आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करना। और नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का आरक्षित वनों के अंदर जो है निषिद्ध कृत्यों को परिभाषित करना। और नेक्स्ट पॉइंट है अगला वनों से संबंधित अपराधों को परिभाषित करना और वनों को संरक्षण देना, ये भी है। अगला पॉइंट है जंगलों में झीलों, तालाबों और नदियों की गुणवत्ता बनाए रखना। और अगला पॉइंट है आप लोग देखिए कुशल पेशेवरों की नियुक्ति करके जो है वनों की प्रभावी प्रबंधन में सुधार करना। और अगला पॉइंट है आप लोग का वनों के संबंध में प्रौद्योगिकी में सुधार करना। और नेक्स्ट पॉइंट है वनों के संरक्षण के महत्व और महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गतिविधियों और जो है अन्य वन गतिविधियों के प्रभाव को संतुलित करना। ये सब इसके उद्देश्य हैं और इसको आपको जानना ही चाहिए मेरे को। इतने पॉइंट लिख लिए तो 3 से 4 पेज में आपका आंसर हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं याद आता तो। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 में मवेशी, वन अधिकारी और वन अपराध और वन उपज जैसे जो है कुछ शब्दों को परिभाषित करती है। ये 4 पॉइंट है। उन उपज में लकड़ी और लकड़ी का जो है कोयला, लकड़ी का तेल, छाल, राल, पेड़ और पत्तियाँ, फूल और फल पौधे जो है कोकीन, शहद, मोम, चट्टानें और खनिज, नदियाँ, तालाब और झीलें जैसे जलाशय और उनकी खाल, दांत, हड्डियाँ और सींग सहित जंगली जानवर शामिल है। इतने लोग शामिल हैं मेरे भाई, जितने भी लोग हैं इसमें जो है ये शामिल है इस अधिनियम में। भारतीय वन अधिनियम का अध्याय 2 और 3 और 4 क्रमशः आरक्षित ग्राम और संरक्षित वनों को परिभाषित करता है और कुछ कार्य जो इन वनों के अंदर निषिद्ध और प्रतिबंधित है और इस प्रकार दंडनीय भी है, ये जानिए। आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम का अध्याय 2 राज्य सरकार को अधिनियम में दिए गए तरीके से किसी भी जंगल या भूमि के टुकड़े को आरक्षित वन घोषित करने के लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। ठीक, कोई भूमि से रिलेटेड। आगे देखिए, इस धारा के अर्थ में कोई भी जो है वन भूमि या बंजर भूमि जो सरकार की संपत्ति है या कोई भी भूमि जिस पर जो है सरकार का जो है मालिकाना अधिकार है उसे आरक्षित वन घोषित किया जा सकता है। मतलब ये है कहा गया इस अधिनियम के तहत जो है इस सेक्शन के तहत अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये मेरा ज़मीन मतलब हमारे कब्जे में है तो उसे जो है वन बना सकती है, उसे जंगल बना सकती है, उसे अच्छे तरीके से पेड़ पौधा लगा करके उसके नर्सरी बना सकती है। इस पे जो है गवर्नमेंट का हक है, इस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इस अधिनियम के जो है प्रयोजनों के जो है एक वन बंदोबस्त अधिकारी को नियुक्त करना आवश्यक है। एक अधिकारी होगा भाई जो ऐसी किसी भी भूमि या वन उपज पर ऐसे अधिकारों का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के पक्ष में इस अधिनियम में दिए गए अनुसार भूमि और वन उपज पर अस्तित्व, प्रकृति और अधिकारों को दायरे की जांच करेगा पूरी तरह से। ऐसे अधिकारी को ऐसे किसी भी व्यक्ति के दावा और आपत्तियों को सुनना और आवश्यक है और 3 महीने के भीतर उसे जो है स्वीकार करना है, स्वीकार कर सकता है। मतलब 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसी में अस्वीकार और स्वीकार करना सब सारी चीज़ें मतलब इसी में दे दिया जाएगा। वन उपज या जलधारा 4 गाय के अधिकार या किसी भूमि पर यह उस पर अधिकार के मामले में वन निपटान अधिकारी ऐसी भूमि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर करने का निर्णय ले सकता है। मतलब क्या है कि इस तरह के भूमि को जो है जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो जो है इस पे जो है निर्णय ले सकता है कि ये हाँ वन बनाने लायक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, इतने इतने हैं। अगर किसी की ज़मीन भी है या ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से कब्जा किया और गवर्नमेंट की निकली तो उससे 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि इसमें जो है आप खाली कर दें। अगर उसके बाद हाँ ना नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट अपने आप ले लेती है। ये आपको जो है इस अधिनियम में बताएंगे। यह अपने अधिकारों के जो है आत्मसमर्पण के लिए एक मालिक के साथ समझौता कर सकता है या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के तहत निर्धारित तरीके से ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और राज्य सरकार के साथ। अगला देखिए ग्राम वन भारतीय वन अधिनियम का अध्याय 3 ग्राम वनों के परिभाषित करता है। यह राज्य सरकार को उस भूमि पर किसी भी गांव समुदाय को अधिकारी सौंपने में सक्षम बनाता है जिसे उस समुदाय के उपयोग के लिए आरक्षित वन के रूप में गठित किया गया हो। धारा 28 के जो क्लॉज 2 में कहा गया है कि सरकार ग्राम वनों के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित नियम बना सकती है और उन शर्तों को निर्धारित कर सकती है जो भी शर्त उसके होंगे जिनके तहत वह अध्यक्षता
करने वाले समुदाय को उन उपज लकड़ी, इमारती लकड़ी और प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए जा सकते हैं। ये अधिनियम में लिख सकते हैं। सरकार ऐसे जंगल की सुरक्षा और सुधार के लिए उनके कर्तव्य को निर्धारित करेगी। किसी समुदाय को ग्राम वन का ऐसा आवंटन राज्य सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है, ये भी जान लीजिए। संरक्षित वन अधिनियम के अध्याय 4 संरक्षित वनों को परिभाषित करता है। यह कोई वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार की संपत्ति है या ऐसी भूमि जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है। इस अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा घोषित की जा सकती है, ये भी कहा गया है। ऊपर चर्चा की गई ऐसी अधिसूचना में प्रदान की गई वन भूमि और बंजर भूमि को संरक्षित वन कहा जाएगा। जो भी वन भूमि रहेगा, जो भी वहाँ पेड़ पौधे ये सब चलेंगे तो उसे ही जो वन संरक्षित कहा जाएगा कि यह वन जरूरी है। लेकिन यह ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि जो है सरकार या किसी निजी व्यक्ति के अधिकारों को प्रकृति और दायरे की जांच नहीं की जा सकती। जब तक उसका जांच नहीं किया जा सकता कि जो किसकी ज़मीन है, क्या ये सब सारी चीज़ें यह सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तब तक जो है इसे घोषित नहीं किया जा सकता कि यहाँ एक वन या इस तरह के जो है सरकार पर्याप्त समझे ऐसा हर रिकॉर्ड तब तक सही माना जाएगा जब तक कि यह अन्यथा साबित ना हो जाए। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि को मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए कृषि गतिविधियों और खेती के लिए भूमि की सफाई या मवेशियों की चराई, मवेशियों के लिए चारागाह है या तूफान, बाढ़, हवाओं का जो है हिमस्खलन से सुरक्षा के लिए भूमि की सफाई का भी नियमित या प्रतिबंधित कर सकती है, ये भी जान लीजिए। राज्य सरकार जल आपूर्ति बनाए रखने, सड़कों, पुलों, रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संचार लाइनों की सुरक्षा के लिए अधिसूचना द्वारा बृहस्पति की सफाई को विनियमित या प्रतिबंध भी कर सकती है। भारतीय अधिनियम 1900 देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कमियां क्या है। ऐसी प्रतीत हो सकता है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा लाए गए प्रावधान, नियम और विनियम भारत के वनस्पति आवरण की रक्षा और संरक्षण के लिए थे, लेकिन अधिनियम की गहन जांच से पता चलता है कि अधिनियम के नए प्रावधानों, नियमों और विनियमों के बीच असली मंशा वन उपज से राजस्व अर्जित करना था। ये जान लीजिए, ये इसकी कमी थी कि वन को उपज किया जाएगा, गवर्नमेंट उससे पैसा कमाएगी। यानी पेड़ों, लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा, चट्टान और खनिजों को काटना, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, इसकी कमी है। इस अधिनियम के वन अधिकारियों और जो नौकरशाही को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की जिसके जो है कारण अक्सर वनवासियों का शोषण होता था। जो भी वहाँ के लोग, गांव के लोग थे, उस वन के बगल के जितने भी लोग थे, उन लोग का जो है ये शोषण करते थे। वन उपज करके जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से भी वंचित जो है कर दिया। इस अधिनियम के उद्देश्य कभी भी पेड़ों को कटाई के विनियमित करना नहीं था, बल्कि पेड़ों की कटाई को इस हद तक राजस्व अर्जित करना था कि जिससे वन भूमि नष्ट ना हो। ये चीज़ें थी। वनों को बचाने के लिए जो है और अधिक पहल क्या हो सकती है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है 1970 के दशक में भारत में वनस्पति और आवरण में तेज़ी से गिरावट के कारण 25 अक्टूबर 1980 को संसद द्वारा संरक्षण अधिनियम पेश किया गया था। इसके अलावा इसे अनुच्छेद 48 के दायित्वों के पालन के जवाब में भी लाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण और औद्योगिक उद्देश्यों की भूमि की सफाई जैसे गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि के अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई को विनियमित करना था। यह अधिनियम प्राकृतिक विरासत और संरक्षण पर केंद्रित और केवल पेयजल के परियोजनाओं, सड़कों, लाइनों या संचार, रेलवे लाइनों, रक्षा परियोजनाओं के बिजली परियोजनाओं के लिए वन भूमि के डाइवर्जन की अनुमति देता है। ये अधिनियम मेरे भाई इन सभी चीज़ों में। राष्ट्रीय वन नीति जानिए। यह नीति 1988 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना था, क्योंकि वे हमारे देश की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। इस अधिनियम ने काफ़ी प्रभाव डाला है, क्योंकि वनों से संबंधित ध्यान व्यावसायिक चिंताओं से हटकर वन भूमि के संरक्षण और हमारे जीवन में वनों की परिस्थिति की भूमिका को समझने की स्थानांतरित हो गया, और इसलिए उन्हें संरक्षित जो है पूरी तरह से किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम जो है 2006, ये जानिए। यह अधिनियम 16 सितंबर 2006 को
जो वनवासियों, आदिवासियों और जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए पारित किया गया, जो है औपनिवेशिक वन कानूनों के कारण जो है जंगलों और वन उपज का उपयोग करने के अधिकारों, अपने अधिकारों से वंचित। इस अधिनियम में जंगल में रहने का अधिकार, वन उपज तक पहुंच और उपयोग का अधिकार, चराई जैसे अधिकार के अधिकार और किसी भी वन संसाधन की रक्षा, प्रबंधन या संरक्षण का अधिकार शामिल हुआ इस अधिनियम में मेरे भाई। निष्कर्ष देखिए क्या निकल के आता है कि देखिए कहा गया है कि औपनिवेशिक शासनकाल में बड़े पैमाने पर हमारे वनों का शोषण देखा है, इस हद तक कि उन्हें 1865 में वन अधिनियम लागू करना पड़ा और उसके बाद 1878 में एक और वन अधिनियम लागू करना पड़ा और 1865 में अधिनियम के प्रावधानों में सुधार किया जा सके। वन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करके और जो है खाना बादेशों के अधिकारों को मान्यता देकर सलाह से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। 1974 में एक कानून बना था जिसे हम लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कह सकते हैं, और इसका नाम है हिंदी में रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण। ये आप लोग का इसका नाम है। ये अधिनियम 1974 में बना था। ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें LLB की तो आप लोग के लिए बहुत ही। देखिए इस अधिनियम के जो है धारा नंबर जो है 3 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक संगठन है। और नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए आपका CPCB की प्राथमिक जिम्मेदारी जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन और नियंत्रण के साथ साथ वायु गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। इसका यही काम है कि सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। देखिए राज्य बोर्ड जान लीजिए, राज्य बोर्ड में क्या दिया गया है। स्टेट बोर्ड 1974 के अधिनियम धारा की 6 और नियम 6 की धारा 4 के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड होंगे। इस सेक्शन में इस अधिनियम की धारा 5 के तहत स्थापित वायु प्रदूषण की जो है रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड को किसी भी राज्य के लिए राज्य बोर्ड माना जाएगा, जिसमें 1974 का जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम प्रभावी है। और राज्य सरकार उस अधिनियम की धारा 4 के तहत उस राज्य के लिए एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है मेरे भाई। ये सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए तदनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग और प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना करेगा, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल बोर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय बोर्ड। केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य बोर्ड स्थापित नहीं किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्रीय बोर्ड उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा मेरे भाई। इसमें देखें नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बोर्ड इस खंड के तहत अपनी सभी या किसी भी जो है शक्ति और कर्तव्यों को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप सकता है, जिसे केंद्र सरकार किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट कर सकती हैं। ये पॉइंट दिया गया है। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 की आवश्यकता नीड और AIR जो PCP एक्ट 1981 के तहत जो इसकी नीड की आवश्यकता क्या है, 1974 में ये बना था जो प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण मेरे भाई। ये 1981 दिया गया है। प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की जो है गिरावट पर चर्चा करने और रोकने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन का विस्तार सबसे पहले जो है स्वीडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा गया था। ये स्वीडन में सबसे पहले रखा गया था संयुक्त राष्ट्र। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसलिए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में महासभा द्वारा जो प्रस्ताव 2358 पारित करने के जो परिणाम स्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे, जिसमें जो वायु भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि इसमें सब सारी चीज़ अच्छा करेंगे, जितने भी होंगे इसमें भी आप लोग की हवा, जिसे हम लोग एयर कहते हैं, ये भी शामिल है। इसका पावर जान लीजिए। केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य हवा गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना और विशेष रूप से और पूर्वगामी कार्यों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय बोर्ड कर सकता है। ये पॉइंट नेक्स्ट है अगला,
वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या जो है उपशमन के लिए एक जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए रखने और उसे जो है क्रियान्वित कराए रखने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की गतिविधियों का समन्वय करना और उनके बीच जो है विवादों को सुलझाना होता है मेरे भाई। मतलब जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी के बीच में जो कोई भी विवाद हो तो यह सुलझाना इसका काम होता है। राज्य बोर्ड को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, वायु प्रदूषण समस्याओं और जो है प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण की कमी से संबंधित जांच और अनुसंधान करना और आयोजित करना होता है इनका काम। केंद्रीय बोर्ड निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या जो है उपशमन के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या शामिल होने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बना सकता है और आयोजित भी कर सकता है। जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग उसमें लगे हैं, उनका योजना बना सकता है और लागू भी कर सकता है। मास मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या जो है उपशमन के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करें। वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी डेटा एकत्र करना होगा, इकट्ठा करना होगा, जो भी डेटा होगा संकलित करना और प्रकाशित करना और इसके प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या कमी के लिए तैयार किए गए उपाय और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी से संबंधित मैनुअल, कोड या गाइड तैयार करना होगा। अगला पॉइंट है वायु की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना। जैसे फर्स्ट, वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना होता है। केंद्रीय बोर्ड इस खंड के तहत अपने कार्यों को जो कुशलतापूर्वक करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को सक्षम करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करना या मान्यता दे सकता है। केंद्रीय इस रेजिम के तहत अपने किसी भी कार्य को जो आमतौर पर या विशेष रूप से इसके द्वारा नियुक्त जो है समितियों में जो है किसी को सौंप सकता है। ये भी जान लीजिए, जो उसके द्वारा नियुक्त है किसी को भी सौंप सकता है। महत्वपूर्ण धाराएं जान लीजिए। सेक्शन जो है धारा 2A में कहा गया है कि एक वायु प्रदूषण को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कि वातावरण में मौजूद कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ इस तरह की जो है सघनता में हो सकता है या मानव या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। 2B में कहा गया वायु प्रदूषण की परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है किसी भी वायु प्रदूषण को वातावरण में उपस्थित। धारा 2G है ने केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो PCB की जो स्थापना के साथ स्थापना की, जिसके शक्तियों पूरे भारत में जो विस्तारित है। CPCB के निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिनियम में भारत के अलग अलग राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB की स्थापना की आह्वान किया गया। ये पॉइंट है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये भी जान लीजिए। तो 3 वर्ष होता है, लेकिन नए सदस्य के कार्यकाल में प्रवेश करने तक जारी रह सकता है। ये भी जान लीजिए, नए सदस्य नहीं आते। आयोग्यता क्या, डिस्क्वालिफिकेशन क्या, कोई भी सदस्य जो किसी भी आयोग्यता से अधीन है, बन गया है, उसे राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा जो हटा दिया जाएगा और फिर से नामांकित भी किया जा सकता है। ये भी दोनों पॉइंट है। सॉरी मेरे भाई, ये आगे आ गया थोड़ा, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत दंड क्या हो सकता है। दंड दिया गया वायु के तहत दंड और प्रदूषण नियम के तहत दंड क्या हो सकता है। धाराएं प्रावधान धारा 31A और धारा 37 में दिया गया। जो भी धारा 21 या 22 या धारा 31A के तहत जो है किए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे धारा 37 के तहत जो है 1 साल और 6 महीने के जेल की सज़ा हो सकती है। धारा 38 में विशिष्ट कार्रवाइयाँ के लिए जो है धारा 38 में उल्लिखित है। इन कार्रवाइयों में बोर्ड द्वारा ज़मीन पर तय किए गए किसी भी स्तंभ, पोस्ट या स्टेक या नोटिस को हटाना, विरूपित या नष्ट करना शामिल है। अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने से बोर्ड के आदेशों पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। धारा 39 में कोई भी आदेश या निर्देश जिसकी अवहेलना की गई है, जिसके लिए अधिनियम में कोई सज़ा नहीं है, 3 महीने की जेल की सज़ा, 3000 रुपये का जुर्माना या दोनों को हो सकता है। लगातार खराबी रहने पर प्रतिदिन 5000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी जाना। 40 नंबर है सेक्शन नंबर, नियमों द्वारा किए गए अपराधों पर चर्चा करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो सीधे तौर पर
कंपनी का प्रभावी है और कंपनी के व्यवसाय से संचालन के लिए कंपनी के प्रति जवाबदेह था। साथ ही स्वयं कंपनी को भी जो है दोषी माना जाएगा यदि कोई कंपनी कोई अपराध करती है तो। धारा 42 जानिए। फिर मेरे भाई इधर हो गए, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता स्लाइड, कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉरी। धारा देखिए 42, धारा 42 के तहत जो है अनुसार व्यक्तियों को दोषी माना जाएगा और अधिनियम द्वारा दंड अधिनियम अधीन होगा और अपराध निदेशक, प्रबंधन सचिव या किसी अन्य प्राधिकारी को शामिल किया गया था। और आगे देखिए, या उनकी जो लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुआ था। धारा 41, इसमें सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों पर चर्चा की गई है। इस अधिनियम की जो उल्लंघन करने वाली किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख पर कानूनी कार्रवाई और अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। ये सब सारी चीज़ें सेक्शन थी जिसमें जो आपको जो दंड मिल सकता है। प्रक्रिया जानिए, इसकी प्रोसीजर क्या है। प्रक्रिया धारा 42 और 46 में शामिल है। धारा 42 के अनुसार जहाँ कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा नेक नियति से की जाती है और है या करने का इरादा है, सरकार का कोई अधिकारी या कोई सदस्य, कर्मचारी या अधिकारी, बोर्ड किसी भी मुकदमे, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई के अधीन नहीं होगा। ये भी जानिए। धारा 43 के अनुसार अदालत केवल उन अपराधों का संज्ञान लेगी जिनके लिए बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने शिकायत दर्ज की है। तो मेरे भाई ये था पॉइंट है। अब इसका कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। ये उचित समय है कि वायु अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है और वास्तव में वायु गुणवत्ता प्रबंधन में हाल में घटना क्रम लक्षित विधायी कार्रवाई के संबंध में आशावाद का कारण देते हैं। भारत के 3 प्राथमिक पर्यावरण कानूनों का विलय करना और एक एकल जो है पर्यावरण प्रबंधन अधिनियम की जो है अधिनियम बनाना समय की आवश्यकता है। यह वायु अधिनियम के तहत पहलुओं को संस्थागत बनाने का एक संस्थापित अवसर प्रस्तुत करता है जिनकी वर्तमान में कमी है, जैसे कि एयरसेड दृष्टिकोण और एक मजबूत जुर्माना प्रणाली जो उल्लंघन को हतोत्साहित करती है। ये सब था मेरे भाई, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं थी। जैसे मैं आप लोग को समझा उसी हिसाब से मैं समझा दिया जहाँ समझने की बात थी। बाकी तो आपको इतने अच्छे तरीके से मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ कि आप ऐसे पढ़ करके समझ सकते हैं। बाकी आप सेक्शन पढ़ेंगे, पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। या बुक पढ़ेंगे तभी उतने अच्छे नहीं समझ में आएगा। टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग का जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके जो है, जो कि आप लोग का जो है ये एक्ट जो है आप लोग का कब आया था ये जान लीजिए। आप लोग का ये 2010 में जो एक्ट आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग का इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। देखिए एनजीटी क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं एनजीटी। ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी एक विशेष निकाय है जिसका गठन पर्यावरण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। मतलब ये है, जिसका मतलब यही है, सेम टू सेम मतलब कि ये जो है इसलिए गठन इसका किया गया है कि जो पर्यावरण हो या वन हो या अन्य प्राकृतिक संसाधनों को जो है इससे अच्छे तरीके से, सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से निपटा जा सके। इसका यही उद्देश्य था। देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है और ऐसा करने वाला, आपको बता दूं, पहला विकासशील देश भी बन गया है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है बैठक के कुल 5 संस्थान हैं, भोपाल, पुणे और नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जो है, जिनमें से कई नई दिल्ली जो है दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान है। ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के उद्देश्य जानिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान। इसके बारे में ये कहा गया है, इसके लिए ये अच्छा होगा, लाभदायक होगा। और दूसरा पॉइंट देखिए, व्यक्तियों और संपत्तियों को जो है हुई किसी भी नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना, ये है दूसरा उद्देश्य। तीसरा, विभिन्न पर्यावरण विवादों को संभालना जिनमें जो है बहुविषयीय मुद्दे शामिल हो, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मुद्दे शामिल हो, उसे जो है उस विवाद को जो है सही तरीके से कंट्रोल करना, इसलिए जो है इस एक्ट को बनाया गया। एनजीटी की संरचना जानिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में 3 प्रमुख निकाय शामिल हैं। नंबर फर्स्ट क्या? अध्यक्ष
और नंबर 2 है न्यायिक सदस्य, और जो है आप लोग के नंबर 3 है विशेषज्ञ सदस्य। ये 3 लोग होते हैं मेरे भाई। साथ ही एनजीटी में जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। ये जरूरी है, कंपल्सरी है। एनजीटी सदस्यों का कार्यकाल, इन सभी सदस्यों को 5 साल तक जो है पद पर रहना आवश्यक है और ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं है मेरे भाई। ये दोबारा जो है इन्हें जो है नहीं भर्ती किया जाएगा। एनजीटी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एनजीटी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है। ये पॉइंट है मेरे भाई। एनजीटी की शक्तियाँ जान लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी पर्यावरण के नियमन और प्रदूषण वनों की कटाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों पर जो है सख्त पारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में विकसित हुआ और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कुछ मुख्य शक्तियाँ जो है इस समय शामिल हैं। देखिए, पहला नंबर, एनजीटी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के विकास के माध्यम से पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास के लिए एक मार्ग प्रदान है मेरे भाई। सही बात है, एक मार्ग जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जो है उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है। सही बात है, ये जितने भी मुकदमे होंगे जो है न्यायालय में उसके बोझ को ये कम करता है पर्यावरण से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है, एनजीटी विभिन्न पर्यावरण संबंधी जो है विवादों के लिए जो है तेज समाधान प्रदान करता है जो कि जो है कम औपचारिक और जो है कम खर्चीले हैं। ये जानिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियों पर अंकुश लगाता है। एनजीटी पर्यावरण प्रभाव आकलन AIER प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है पूरी तरह। नेक्स्ट पॉइंट है, एनजीटी शक्तियों और संपत्तियों को हुई किसी भी नुकसान के लिए जो है राहत और मुआवजा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण निम्नलिखित 7 कानूनों को के तहत जो है विभिन्न नागरिक मामलों का समाधान करता है और जो कि पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, जल अधिनियम प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण 1974 और दूसरा पॉइंट है जल उपकरण अधिनियम प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण 1977। तीसरा पॉइंट है वन जो है अधिनियम आप लोग का संरक्षण 1980। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, वह अधिनियम प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण 1981। पर्यावरण जो है अधिनियम जो है आप लोग का जो 1986। सार्वजनिक दायित्व जो है बीमा अधिनियम जो है 1991। जैविक विविधता अधिनियम 2002। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो है की गई जो है एक बड़ी पहल है। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे देश के किसी भी जो है आर्थिक विकास से संबंधित न्यूनतम करंट अफेयर्स विषयों पर नज़र रखें। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। तो ये अच्छा लगा वही होगा मेरे भाई। अभी हम लोग जो है इन्वायरमेंटल लॉ का जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि मैराथन क्लासेस में ही आप लोगों का है। तो ये आप लोग का ये टॉपिक है न्यायिक स्वीकृति, इसके अर्थ, अवधारणा, मामला और जो है आलोचना, इसके बारे में हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है न्यायिक स्वीकृति क्या है क्या नहीं है, इसका प्रोविज़न हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखिए, न्यायिक स्वीकृति जानिए इसका क्या मतलब है। न्यायपालिका किसी देश में नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो न्यायपालिका होती है आपको पता होगा। नागरिकों के अधिकारों को कायम रखने और देश की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को संरक्षित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को न्यायिक जो है सक्रियता के रूप में जाना जाता है। सही बात है, जो कि देश के पूरे कानून को, देश के पूरे संविधान को एकजुट रखने के लिए, उसे अच्छे तरीके से बनाने के लिए, लोगों के बीच में अच्छे तरीके से लागू कराने के लिए जो न्यायिक सक्रियता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जुडिशियल सिस्टम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही कह रहा है। इसमें कभी कभी जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण शामिल होता है। कार्यपालिका मतलब जो है जैसे संसद, विधानसभा, ये सब सारी चीज़ें जो आपके मंत्री, ये सब सारी चीज़ें होते हैं, प्रधानमंत्री हुए। लेकिन न्यायपालिका मतलब जुडिशियल सिस्टम जिसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। तो कभी कभी ये लोग भी जो है शामिल रहते हैं इसमें, कार्यपालिका के लोग भी। उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि न्यायिक अतिरिक्त
न्यायिक अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा हुआ संस्करण हुआ है। ये बड़ा हुआ जो है इसका बड़ा हुआ संस्करण है इसका। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती के प्रयासों के कारण न्यायिक सक्रियता को न्याय तक पहुंच को उदार बनाने और वंचित समूहों को राहत देने में सफलता के रूप में देखा जाता है। ये इसमें जो है आप लोग के न्यायमूर्ति मतलब जैसे हम लोग जैसे जज कहते हैं कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती, ये दोनों लोगों का बहुत योगदान है इस जो है न्यायिक सक्रियता में को बनाने में। ब्लैक लॉ डिक्शनरी न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दर्शन के रूप में परिभाषित करती है और जो न्यायाधीशों को जो है प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में जो है पारंपरिक मिसालों से हटने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये कह रहा है ये कि जो है इसे जो है जो प्रगतिशील न्यायाधीशों को जो है प्रगतिशील और न्यायिक नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में जो पारंपरिक जो मिसालें होती हैं, जो उसके जो है मतलब जो बनाए हुए पहले से जो मिसाल होते हैं, जो बढ़िया से अच्छे तरीके से काम करने का तरीका होता, उसे हटाने के लिए प्रेरित करती है। यही चीज़ कह रहे मतलब उसे समाप्त करने के लिए। न्यायिक सक्रियता के तरीके जानिए इसके सक्रियता के तरीके, इसके तरीके क्या हो सकते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं, नीचे देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। जिसे हम लोग पहला नंबर है न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसका मतलब न्यायपालिका की संविधान की व्याख्या करने और विधायिका को कार्यपालिका के ऐसे किसी भी कानून का आदेश को शून्य घोषित करने की शक्ति यदि उन्हें संविधान के साथ संघर्ष में पाती है, इसे ही हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक, जनहित याचिका जान लीजिए, यह है आप लोग का। इसका मतलब होता है याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का मुकदमे में कोई व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। जो याचिका दायर करेगा उसमें जो है उस व्यक्ति का जो है कोई व्यक्तिगत उसमें ही जो कोई हित कोई वो ना हो, कोई लगाव। यह याचिका अदालत द्वारा तभी स्वीकार की जाती है जब इसमें बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल हो। मेरे भाई, जनता का हित शामिल हो। पीड़ित पक्ष याचिका दायर नहीं कर सकता, ये भी जाने, जो पीड़ित पक्ष है वो याचिका नहीं दायर कर सकता। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक व्याख्या। चौथा पॉइंट है संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तक पहुंचना। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है 5वां नंबर, निचली अदालतों पर उच्च न्यायालयों की जो है पर्यवेक्षी शक्ति होती है। जो निचली अदालत है उसमें उच्चली अदालत की जो शक्ति होती है उसी को बताएगा। तो मैं अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, आगे का जो अगली हेडिंग है न्यायिक सक्रियता का महत्व क्या हो सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, यह नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। जब कार्यपालिका और विधायिका ऐसा करने में विफल रहती हैं तब इसे जो है न्यायपालिका करती है। ठीक, जब अन्य सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्यायपालिका के पास ही लोग अधिकारों को जो अपनी रक्षा के लिए जो है जाते हैं। आखिरी उम्मीद के रूप में न्यायपालिका होती है, ये आखिरी उम्मीद है। सही बात है, कोर्ट जो है आपका आखिरी उम्मीद है, इससे आगे जो है आप नहीं जा सकते। भारतीय न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षक एवं संरक्षक माना जाता है क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में जुडिशरी अपने आप में जो है स्वतंत्र है। ये आपके संविधान में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। लेकिन कार्यपालिका जो है अपने आप में संपन्न नहीं, ये भंग हो सकती है, टूट सकती है, ये बदल भी सकती है। न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका अपनाने के लिए जो है संविधान में ही प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत गठित अनुच्छेद 13 उच्च न्यायपालिका को किसी भी कार्यकारी विधायिक या प्रशासनिक कार्रवाई को शून्य घोषित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का उल्लंघन है ये, तो संविधान का उल्लंघन है। मतलब ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल आप 226 के तहत आप लोग जो है हाई कोर्ट में जा करके याचिका दायर कर सकते हैं। और पठित इसमें आर्टिकल 13 भी है लगता है, यही कह रहे थे। यदि यह संविधान का उल्लंघन है तब जो है इस तरीके से कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जो है आप लोग का जो है लोकस स्टडी से जनहित याचिका में बदलाव ने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक बना दिया है। न्यायिक सक्रियता इस जो है राय का खंडन करती है कि न्यायपालिका का महज जो है दर्शक है। न्यायपालिका का जो महज होता है उसका दर्शक है। न्यायिक सक्रियता के उदाहरण जान लीजिए। ये सब तब शुरू हुआ जब 1973 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। ये जब तभी शुरू हुआ था जब इलाहाबाद में जो आपकी इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी
इन्होंने जो है वहाँ पर जो है कुछ याचिका दायर किया, उम्मीदवारी दायर की, तो उसको खारिज कर दिया गया था। तभी से ये सब सारी चीज़ें कानून बनी। देखिए 1979 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बिहार में विचाराधीन कैदियों को दोषी ठहराए जाने की तुलना में पहले ही अधिक अवधि की सज़ा काट ली गई है। पहले ही जो है इन लोगों को जो उस जितना सज़ा होना चाहिए उतना मिल चुका है, अब दोबारा नहीं मिल सकता, न्यायपालिका का कहना है। देखिए गोलकनाथ मामले में जो है, इस मामले में सवाल यह था कि क्या संशोधन एक कानून है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। भाई यही चीज़ें पूछी गई थी। गोलकनाथ का केस बहुत फेमस है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार संसदीय प्रतिबंध के अधीन नहीं होता है। सही बात, जो मौलिक अधिकार होता है ये संसद के प्रति नहीं होता, ये जुडिशरी के प्रति होता है, जैसा कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए एक नई संविधान सभा की आवश्यकता होगी। साथ ही कहा गया है कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की जो है सक्रिय तो दे देता है, लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं देता, ये जुडिशरी को देता है। संसद जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। अगला देखिए आप लोग का केशवानंद भारती मामला है। इस मामले ने संविधान की जो है मूल संरचना को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि मौलिक अधिकारों और सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। सही बात, इसमें भी कहा गया कि इससे कोई जरूरी है कि परे नहीं है। संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। संविधानिक संशोधन द्वारा भी जो है, जो इसकी मूल ढांचा है, जो मूल स्ट्रक्चर है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इसे आप निरस्त नहीं कर सकते। ये इस केस में कहा गया। भारतीय कानून में ये वह आधार है जिसमें न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा जो है पारित किसी संशोधन को रद्द कर सकती है। जो संशोधन कोई भी पारित हो रहा है तो उसको रद्द भी कर सकते हैं, कानून उसके पास है, भारतीय न्यायपालिका के पास। जो संविधान के मूल संरचना के विपरीत है उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकती है। 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 टेलीकॉम कंपनियों को आवंटित 122 टेलीकॉम लाइसेंस और जो स्पेक्ट्रम को इस आधार पर रद्द किया था कि आवंटन की प्रक्रिया जो है त्रुटिपूर्ण थी। मतलब जो है आवंटन की जो प्रक्रिया थी जो वो त्रुटि, मतलब पहले से ही गलती इन लोगों की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2018 में कुछ अपवादों के साथ दिल्ली NCR क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित लैंडर हसन अली खान के जो है खिलाफ आतंकी कानून लगा दी थी। ये भी देखिए कुछ उदाहरण है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष जानिए। सरल शब्दों में न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायाधीश मौजूदा कानून को बरकरार रखने के बजाय अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सजा में बाधा डालते हैं। किसी कारण जो है से प्रत्येक न्यायिक मामले में सक्रियता का आधार होता है, इसलिए कि जाने वाली जो है कार्रवाई की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए पेशेवर और विपक्षों को जो है तौलना अनिवार्य होता है, सही जरूरी होता है न्यायपालिका की, तभी पता चलता है क्या न्यायिक सक्रियता। भारत से जुड़े पेशेवर देखिए, न्यायिक सक्रियता सरकार की अन्य शाखाओं के लिए संतुलन और नियंत्रण की एक प्रणाली मात्र स्थापित करती है। यह समाधान के माध्यम से जो है आवश्यक नवाचार पर जोर देता है। ये संविधान के माध्यम से जो है जिस पे जो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती किसी को, तो इस पर जो सोल्यूशन देने का जो है ये जिम्मेदारी लेता है, इस पर जोर देता है ज़्यादा। ऐसे मामलों में जहां कानून संतुलन स्थापित करने में विफल रहता है, न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को जो है अपने व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने की अनुमति देता है। जहाँ जो है जो आप लोग का कार्यपालिका गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ जब कोर्ट जब लेती है, जैसे आप लोग का इस समय मणिपुर का मामला चल रहा है, समझ सकते हैं। न्यायिक सक्रियता से जुड़े विपक्ष जान लीजिए। इसमें सबसे पहले जब यह सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने की अपनी शक्ति से आगे निकल जाती है, यह एक तरह से सरकार का कामकाज को सीमित करता है। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है, यह स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा प्रयोग जो है की जाने वाली शक्ति की सीमा का उल्लंघन करता है। जो भी शक्ति की सीमा होती है संविधान के द्वारा प्रयोग की जाती है, इसका उल्लंघन कर देता है। जब ये किसी भी मौजूदा कानून को ख़त्म कर देता है, ये जो मौजूदा कानून प्रेजेंट टाइम में रहता है उसे भी ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी मामले के लिए ली गई जो है न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर जो है फैसला देने के लिए मानक बन जाती है। सही बात, जो भी है पहले से जो भी डिसाइडेड मामला है इसके आधार पर आप जो है अन्य मामले की जो है
रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट से। न्यायिक सक्रियता बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि निर्दोष व्यक्तिगत या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रभावित हो सकता है। ये भी है इसके पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो जाता। सही बात। जब अभी मणिपुर का मामला देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं जा रही, नहीं दिक्कत उनके साथ हो रही है, ये सब मामले चल रहे हैं आपके देश में। तो इसमें जब न्यायपालिका जब हाथ डाल देती है तो फिर कार्यपालिका की बेइज्जती होती है, क्योंकि कानून जो संभालना, ये सब सारी चीज़ें करना क्या कार्यपालिका का काम है, क्योंकि ये दंगा ना कराए, लोगों को जेवा करे, क्योंकि जनता नेता इसी में है। लेकिन जब इनसे नहीं होता तो न्यायपालिका खुद कहती है। जैसे आपके CGI जो है DY चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है आपके, अगर आप लोग न्यूज़पेपर या डेली TV या कुछ भी देखते होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा। इस पर डायरेक्ट कह दिया गया है कि अगर आप लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो मैं संज्ञान लूँगा, मैं करूँगा, तब जो है ये चीज़ें हो जाती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट करी तो अपने हिसाब से करेगी, तो उसमें कोई जो है फिर बाद में जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना तो किसी की सुनेगी। ये उसके पास पूरा पावर है, पूरा राइट्स है। जब सारी जो है सरकार, गवर्नमेंट, सब पुलिस, सब लोग थक जाते हैं, तब न्यायपालिका आता है। ठीक, ये था मेरे भाई। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा, जैसे ही लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और ये क्लासेस, आपकी मैराथन जो क्लासेस है, ये बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों की, मुझे पूरी तरह विश्वास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।